दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और पिछले वीडियोस में हमने हाल ही में इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था वीडियो में। और आज के वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास से ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक, पर्शियन व ग्रीक का भारत आगमन, ठीक है, मतलब उनका जो इन्वेजन भारत की तरफ हुआ था, उसको आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहले पर्शियन इन्वेजन के बारे में पढ़ते हैं। तो पारसी लोगों का जब इन्वेजन हुआ यहाँ पे, तो पर्शियन लोग कैसे भारत आए, कौन से साम्राज्य के लोग थे और भारत में वो किस उद्देश्य से आए थे, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि साइरस जो था, ठीक है, वहाँ के लोगों ने आपका फाउंड किया था आर्केमेनिड साम्राज्य। आर्केमेनिड साम्राज्य से साइरस से कुछ लोग क्या करते हैं, वहाँ पे राजा बनते हैं। अब जब साइरस के राजा बन गए, तो अब जिसको हम प्राचीन ईरान के नाम से भी जानते हैं, साइरस वो जगह थी जो कि आज के डेट में ईरान के नाम से जाना जाता है। और वो भारत कब आए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट की तरफ 550 बीसी के आसपास वो भारत की तरफ आए, ठीक है। जो भारत हम जिसकी बात कर रहे हैं वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंट, मतलब कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का रीजन है। सबसे पहले वो वहाँ पे आए थे। तो स्मॉल प्रोविंस, उस समय कुछ छोटे छोटे प्रदेश, छोटे छोटे राजा हमारे भारत के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे रहा करते थे। जैसे गांधार प्रदेश की बात किया जाए, कंबोज की बात किया जाए, कंबोजा जो भी बोला जाए, मद्रा की बात किया जाए, इनमें आपसी फाइट चल रही थी। कहने का मतलब कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंट ऑफ इंडिया, ये कौन कौन से प्रदेश थे, जैसे कि गांधार की बात किया, कंबोज की बात किया। कहने का मतलब कि आज के डेट का पाकिस्तान और अफगानिस्तान में छोटे छोटे राजा रहते थे, वो आपस में ही लड़ते रहते थे। इसी का लाभ किसने उठाया, जो उस समय आपका पर्सिया से आ रहा था। कौन आ रहा था, आर्कमेडियन साम्राज्य के कुछ राजा, उस समय के जो राजा थे। उसी समय, अगर उसी समय की बात किया जाए तो मगध, यूपी बिहार का जो रीजन है, उसमें बिंबिसार जो है हर्यक वंश का जो शासक था, इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। मगध साम्राज्य को हम अलग से पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे आप इतना समझिए कि जिस समय पर्शियन इंडिया की तरफ बढ़ रहे थे, तो उस समय भारत में मगध का राजा कौन था, तो वो मैंने आपको बता दिया। कई बार परीक्षा में आपसे इतना ही पूछता है, तो आप जानते रहिएगा कि बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का राजा था, वो उस समय मगध की राजगद्दी पर बैठा हुआ था। अब साइरस में अगर बात किया जाए, जो कि आपका प्राचीन ईरान है, तो ईरान में उसमें पर्शियन कंट्रोल हुआ करता था। मतलब पर्शियन से रिलेटेड जो भी सम्राट थे, वो वहाँ पे आपका कंट्रोल किए हुए थे। अब वो क्या करते हैं कि भारत की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत की तरफ आगे बढ़ते हुए गांधार जैसे जो आपका वेस्ट सिंध है, उसको जीत लेते हैं। गांधार जो कि आज के डेट में अफगानिस्तान में है, तो उस क्षेत्र को वो लोग क्या करते हैं, जीत लेते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हैं। पंजाब व सिंध के रीजन को कौन जीतता है, साइरस का एक आपका जो राजा आया था, उसका एक पौत्र था जिसका नाम था डायरियस फर्स्ट। क्या नाम था उसका, डायरियस फर्स्ट। तो साइरस का पौत्र डायरियस फर्स्ट जो था, ठीक है, उसका जो थर्ड पीढ़ी का आदमी था, राजा था, वो यहाँ पे आता है, पंजाब और सिंध क्षेत्र को जीत जाता है। अब डायरियस का भी जो लड़का है, उसका जो सन है, उसका नाम था जर्सस, या फिर इसको XERXES, जैसी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से इसके नाम को प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो वो भारत में आगे बढ़ने से इनकार कर देता है। क्यों, क्योंकि ग्रीक में भी कुछ युद्ध चल रहे थे। तो डायरियस का जो पुत्र है, वो भारत में और आगे तक नहीं आता है, वो पाकिस्तान के रीजन पर आकर ही रुक जाता है। और वो क्या कहता है कि ग्रीक में युद्ध चल रहा है, तो हमको वहाँ पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अगर बात किया जाए उनके पास आर्मी की बात करें, उनके आर्मी की बात करें, तो उनके आर्मी में कौन कौन था, तो उनमें आपका इंडियन कावेलरी थी, इन्फेंट्री थे, ये सभी एम्प्लॉयड किए गए थे। मतलब उस समय आपका युद्ध में ये सभी पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब समझते हैं कि पर्शियन के भारत आने से क्या प्रभाव पड़ा हमारे जीवन पर। अगर कोई विदेशी आदमी हमारे भारत में आता है, तो कुछ ना कुछ नया तो हम सीखेंगे उससे, या फिर वो हमसे सीखेगा, या फिर मित्रता होगी या शत्रुता होगी। तो इससे एक चीज़ हुआ कि ईरान व भारत के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत हो गए। खारोस्ती स्क्रिप्ट, अब इसके बारे में मैंने कई बार आपसे बताया है, ये आपसे परीक्षा में पूछता है। खारोस्ती स्क्रिप्ट जो है वो आपका ईरान से आया था, हमारे भारत में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आया था, और ये पर्शियन के द्वारा लाया गया था, खारोस्ती स्क्रिप्ट। और इस स्क्रिप्ट की सबसे अच्छी बात क्या है पता है, ये स्क्रिप्ट जो है खारोस्ती स्क्रिप्ट, ये आपका अरामैक या फिर अरमैक स्क्रिप्ट से उद्भव हुआ है इसका। कभी आपसे पूछ सकता है कि खारोस्ती स्क्रिप्ट की फंडामेंटल या मूल स्क्रिप्ट कौन सी है, फादर स्क्रिप्ट कौन सी है, तो उसको अरामिक, आप ऐसे बोलिए, अरामिक स्क्रिप्ट के नाम से उसको जानते हैं, वहाँ से उद्भव हुआ इसका। और ये आपका राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता है। जैसे हम लोग हिंदी हो गया, देवनागरी लिपि हो गई, या इंग्लिश हो गया, तो हम लोग कहाँ से लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। लेकिन जो खारोस्ती स्क्रिप्ट है वो आपका राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ठीक है, ये बात आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक और चीज़ छूट गई है,
अशोक का कुछ शिलालेख की बात किया जाए तो वो भी खारोस्ती स्क्रिप्ट में ही लिखा दिखाई देता है। इससे ये साबित होता है कि अशोक के समय में भी कुछ ऐसे विद्वान रहा करते थे जो कि खारोस्ती स्क्रिप्ट में लिखा करते थे। मतलब ईरान के कुछ विद्वान अशोक के राजमहल में रहते थे, ऐसी चर्चा या फिर ऐसा उद्देश्य माना जा सकता है। अब मैंने पर्शियन के बारे में आपको बता दिया। ग्रीक लोग जब भारत का आगमन हुआ उनका, तो उसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम कौन नहीं जानता। ये 327 बीसी के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास भारत आया था। अलेक्जेंडर की अगर बात किया जाए तो वो आपका 356 से लेकर के 323 के बीच में आपका उसका साम्राज्य रहता है या फिर साम्राज्य का काल रहता है, समय रहता है। ये आपका मैकडोनिया के फिलिप एक व्यक्ति था जिसका पुत्र था। मैकडोनिया से संबंधित एक व्यक्ति जिसका नाम फिलिप था, उसका पुत्र था। और 336 बीसी में ये आपका राजा बनता है। ठीक है, ईरान व इराक पर सबसे पहले वो कब्जा करता है और ये पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करना चाहता है। अलेक्जेंडर का एक ख्वाहिश थी कि वो पूरे विश्व विजय को करना चाहता था, वो पूरे दुनिया को विजय करना चाहता था। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो भारत की तरफ आगे बढ़ा, यही उसके जीवन के लिए काल बन गया। ठीक है, क्योंकि उसको जल्दी मर जाता है। अभी सारी मैं डिस्कशन करूँगा आपसे। क्यों आया भारत, उसके पीछे का रीजन समझेंगे। ईरान व इराक पर आक्रमण करता है, कब्जा कर लेता है, फिर वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ आगे बढ़ता है। मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो रीजन है, कजाकिस्तान का जो रीजन है, उस क्षेत्र में आने का प्रयास करता है। उसके बाद वो बेबीलोन, जिसको पर्सिया के नाम से जानते हैं, जो कि पर्सिया खुद दूसरे पर आक्रमण करते थे। आज बेबीलोन, जिसको पर्सिया भी कहते हैं, वो ग्रीक के अंतर्गत आ गया। अलेक्जेंडर ने उसको जीत लिया और डेरियस थर्ड, आप जानते हो कि डेरियस फर्स्ट जो है वो भारत आया था। तो डेरियस फर्स्ट का जो आपका तीसरी पीढ़ी है, डेरियस थर्ड जो है, उसको हराता है कौन, अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर किसके युद्ध में हराता है, उसका नाम है बैटल ऑफ अरबेला। ये अरबेला वाला बैटल नहीं है, अरबेला बैटल है, जो कि 330 बीसी में लड़ा गया था। सबसे पहले वो बेबीलोन पर्सिया के लोगों को हराता है। अब वो भारत इसलिए आना चाहता है क्योंकि वो भारत में धन संपदा के बारे में खूब सुनता है, क्योंकि उसको पता है कि भारत जो है वो आपका बहुत प्रॉस्परस देश है, वहाँ से हम बहुत चीज़ें आपका यहाँ पे सोना चांदी ले आ सकते हैं अपने देश में, इसीलिए वो भारत आना चाहता है। अब वो क्या करता है कि उस समय का जो हमारे देश में जो कुछ प्रमुख राजा थे, उसमें से पोरस, जिसको राजा पूर्व के नाम से जानते हैं, वो झेलम के आसपास के क्षेत्र का शासक था। और आम्भी तक्षशिला के आसपास का राजा था। मतलब छोटे छोटे राजा थे, उसमें पोरस प्रमुख था जो कि झेलम क्षेत्र का राजा था, और तक्षशिला क्षेत्र का राजा आम्भी था। तो अलेक्जेंडर की गुलामी आम्भी ने तुरंत स्वीकार कर ली। जैसे ही अलेक्जेंडर ने आक्रमण करने की कोशिश की तो आम्भी ने कहा कि हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। तो युद्ध नहीं हुआ, लेकिन पोरस जो है वो नहीं माना, वो युद्ध करने के लिए राजी हुआ और उसने युद्ध किया। और पोरस की वीरता से बहुत प्रभावित हुआ आपका अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर कहता है, जब पोरस को बंदी बना लिया जाता है तो अलेक्जेंडर कहता है कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस कहता है कि एक मित्र दूसरे मित्र के साथ जैसा व्यवहार करता है, एक राजा दूसरे राजा के साथ जैसा व्यवहार करता है, वैसा ही मुझे ट्रीटमेंट दिया जाए। फिलहाल पोरस के गुण से बहुत प्रभावित होता है, उसकी वीरता से अलेक्जेंडर बहुत प्रभावित होता है। बाद में उनमें सुलह हो जाती है। और इस बैटल को कई लोग अलग अलग तरीके से जानते हैं। इसको हेडास्पेस के बैटल के नाम से भी जानते हैं, ये इंग्लिश नेम है। क्योंकि आप जैसे कि हम इंडिया का इतिहास पढ़ते हैं तो इंडिया के इतिहास में जो नाम होते हैं वो आपका इंडियन नेम होते हैं, जो हमको बहुत परिचित होते हैं। लेकिन इसी तरीके से जब पर्शियन साहित्य पढ़ोगे, ग्रीक के जो आप लिटरेचर पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, उसमें आपका उस बैटल को हाइडेस्पस के नाम से जाना गया है, हाइडेस्पस बैटल के नाम से जाना गया। चेनाब नदी को पार कर लिया गया था अलेक्जेंडर के द्वारा। रावी और चेनाब के दुआब में वो आपका इनके बीच संधि हुई थी। कई बार आपसे पूछता है तो वो आपका लोकेशन पता होनी चाहिए। 326 बीसी में वो वापस लौट जाता है और बेबीलोन में जाते समय उसका 32 साल की उम्र में उसका देहांत हो जाता है। 323 ईसा पूर्व के समय में अलेक्जेंडर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसका वो इतना ग्रेट राजा था कि उसका प्रभाव कुछ समय बाद तक दिखाई देता है। मृत्यु के बाद 321 बीसी में ईसा पूर्व में क्या होता है कि ग्रीक जो साम्राज्य था अलेक्जेंडर का, वो कई पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कोई इतना स्ट्रांग शासक आ नहीं पाता है। और नॉर्थ वेस्ट भारत की बात किया जाए तो इसमें 4 जनरल उसने नियुक्त किए थे। मतलब कि अलग अलग क्षेत्रों में वो अपने लोग नियुक्त करके चला गया था अलेक्जेंडर के द्वारा। और धीरे धीरे वो, जैसे कि उसमें से एक था सेल्यूकस निकेटर, जो कि एक जनरल था आपका अलेक्जेंडर की सेना में। वो आपका जिस क्षेत्र में रहता है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ व्यापारिक संबंध बनाता है। इसके साथ साथ आपका अपनी पुत्री का जो विवाह है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा देता है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में अगर बता सको तो एक मैं प्रश्न आपको देता हूँ कि जो ये आपका बात किया जाए जो शादी हुई थी आपकी चंद्रगुप्त मौर्य की और इसके बीच में जो आपका शादी का संबंध बनाया गया था, तो वो उसकी बेटी का क्या नाम था, आपका सेल्यूकस निकेटर की बेटी का क्या नाम था, जिससे कि आपका संबंध बने थे, आपके चंद्रगुप्त मौर्य के विवाहिक संबंध बने थे। इसी तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो जैसे यूडेमस
वो आपका अंतिम जनरल था जो कि अलेक्जेंडर के अधीन था। बाद में सब अपना अपना राज अलग से करते हैं और वो अलेक्जेंडर की अधीनता को नहीं मानते हैं। अच्छा, ये समझने की कोशिश करते हैं कि अलेक्जेंडर का भारत में प्रभाव क्या रहा, उसके आने की वजह से भारत में क्या कुछ प्रभाव पड़े, उसको समझते हैं। पहली बात, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन भारत में आया। जो आपस में राजा लड़ते रहते थे वो कहीं ना कहीं एकजुट होने लगे कि हाँ, अगर हम एकजुट नहीं होंगे, यूनिफाइड नहीं होंगे, तो हमको कोई भी आक्रमण करके हमारे साथ गलत कर सकता है, हमारा राजपाट हड़प सकता है और हमको गुलाम बना सकता है। इसके बाद आपका जो दूसरी चीज़ सीखने को मिली कि डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया भारत और ग्रीक का। इससे पहले ग्रीक वाले भारत को नहीं जानते थे, भारत वाले ग्रीक को नहीं जानते थे। बाद में इंडो और ग्रीक शासक रहे, ठीक है। बहुत से राजा ऐसे थे जो कि दोनों जगह को अच्छी तरीके से जानते थे। ग्रीक प्रभाव हमको भारतीय कला में भी दिखाई देता है। गांधार स्कूल ऑफ जो आर्ट है, क्योंकि आप 3 तरह के आर्ट एंड कल्चर जब पढ़ोगे यूपीएससी के सिलेबस में है, तो उसमें आपको इंपॉर्टेंट जो आर्ट कल्चर देखने को मिलता है उसमें आपका गांधार स्कूल ऑफ आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन आपका आर्ट माना जाता है। उसमें भी ग्रीक इफेक्ट हमें दिखाई देता है। तो ये रहा आपका, जिसमें हमने डिस्कस किया पर्शियन और ग्रीक के बारे में। अब जो अगला वीडियो है वो आपका मगध के राजा और मगध के साम्राज्य का उदय। उसमें बहुत से लोगों ने शासन किया था, जैसे हर्यक वंश था, इसी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य का जो वंश था, ठीक है, मौर्य वंश था। तो हम लोग उसको सबको पढ़ेंगे, ठीक है। और शिशुनाग वगैरह हो गए, ये बहुत से वंश हैं जिसको मैंने टू द पॉइंट आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसी तरह के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।